एडजी में आपका फिर से स्वागत है आपके पर्सनल एआई ट्यूटर के साथ। आज हम सीबीएसई क्लास 11 के सब्जेक्ट क्लास 11 इकोनॉमिक्स का चैप्टर इंट्रोडक्शन बहुत आराम से समझेंगे। ये एक एक्सटेंडेड एपिसोड है, लगभग 30 से 60 मिनट्स का, इसलिए जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं हूं गौरव, काम कॉन्सेप्ट एंकर, और मेरे साथ हैं स्वाति, हमारी क्यूरियस एग्जाम कोच। नोटबुक हो तो पास रख लेना, लेकिन चाहो तो इसे बस आराम से सुन भी सकते हो। एक स्टूडेंट जयपुर की रिया ने बताया था कि उसे इकोनॉमिक्स नंबर्स का सब्जेक्ट लगता था जब तक उसने अपनी पॉकेट मनी और डेली चॉइसेस को इकोनॉमिक्स से जोड़कर नहीं देखा। आज हम स्केर्सिटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैटिस्टिक्स, डेटा, पॉलिसी मेकिंग, कॉमन कंफ्यूजन्स और एग्जाम टिप्स कवर करेंगे। चलो रोजमर्रा की लाइफ से चैप्टर शुरू करते हैं। बिल्कुल। इस एपिसोड में हम सिर्फ डेफिनेशंस याद नहीं करेंगे, बल्कि हर कॉन्सेप्ट पर एक छोटा सवाल भी पूछेंगे। तुम नोटबुक में अपने आंसर्स लिख सकते हो या केवल मन में सोच सकते हो। अगर किसी पॉइंट पर डाउट आए तो उसे रोककर खुद से पूछना, यह चॉइस किस वजह से हो रही है। यही एक्टिव रिकॉल तुम्हें चैप्टर को रटने के बजाय समझने में मदद करेगा। पहले लर्निंग मैप देख लेते हैं। हम समझेंगे कि इकोनॉमिक्स को ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है। फिर स्केर्सिटी और ऑल्टरनेटिव यूजेस से चॉइस कैसे पैदा होती है ये देखेंगे। उसके बाद कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, सेलर, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर की रोल्स आएंगी। फिर कंजम्पशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की 3 डिविजन्स, और अंत में स्टैटिस्टिक्स डेटा को एनालाइज करके पॉलिसीज और फ्यूचर प्लानिंग में कैसे मदद करती है। तो पहला सवाल, इकोनॉमिक्स आखिर पढ़ते क्यों हैं? क्या इसका आंसर सिर्फ मनी, मार्केट्स या बिजनेस है? एक सेकंड रुक कर सोचो। अपने दिन में ऐसी कौन सी चॉइस है जहां तुम्हें तय करना पड़ता है कि क्या लेना है, कितना लेना है या किस काम को पहले करना है? इकोनॉमिक्स का कनेक्शन हमारी डेली लाइफ से है। अल्फ्रेड मार्शल ने इकोनॉमिक्स को ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ का स्टडी कहा था। इसका मतलब है कि इकोनॉमिक्स उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को समझती है जिनमें लोग अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए चॉइसेस करते हैं और मॉनेटरी गेन से जुड़ी एक्टिविटीज में भाग लेते हैं। यहाँ ऑर्डिनरी का मतलब ऑर्डिनरी या अनइम्पॉर्टेंट नहीं है। इसका मतलब है एवरीडे लाइफ। जब कोई व्यक्ति गुड्स खरीदता है, कोई शॉपकीपर गुड्स बेचता है, कोई फार्मर प्रोडक्शन करता है या कोई वर्कर वेजेस के लिए काम करता है, ये सभी इकोनॉमिक लाइफ के हिस्से हैं। यानी इकोनॉमिक्स हमारे आसपास ऑलरेडी चल रही है। एग्जाम पॉइंट, इकोनॉमिक्स को केवल मनी का स्टडी मत लिखना, बेहतर आंसर फ्रेम होगा। इकोनॉमिक्स लोगों और सोसाइटी के स्कैर्स रिसोर्सेज को ऑल्टरनेटिव यूजेस के बीच चुनने और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए एम्प्लॉय करने का स्टडी है। इस पूरे प्रोसेस में प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन शामिल होते हैं। एक छोटा चेक, अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए मार्केट से गुड्स खरीदता है तो वह किस रोल में है? सेलर, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर या एम्प्लॉयर? जल्दी आंसर मत बोलना, सोचो कि वह एक्टिविटी किस एक्शन पर बेस्ड है। आंसर है कंज्यूमर। कंज्यूमर वह है जो अपनी फैमिली की या किसी और की नीड सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स खरीदता है। गिफ्ट के लिए गुड्स खरीदना भी कंजम्पशन रोल से जुड़ा है, क्योंकि परचेज किसी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए की जा रही है। और अगर कोई स्टूडेंट अपनी फैमिली के लिए खरीदारी करता है तो स्टूडेंट भी उस मोमेंट में कंज्यूमर है। रोल हमेशा व्यक्ति की एज से तय नहीं होती, एक्टिविटी से तय होती है। यही छोटी क्लैरिफिकेशन कई बार आंसर को प्रिसाइज बना देती है। अब चैप्टर का फाउंडेशन आता है, स्केर्सिटी। हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं, लेकिन उन्हें सेटिस्फाई करने वाले रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। पॉकेट मनी इसका सिंपल एग्जांपल है। अगर मनी अनलिमिटेड होती तो शायद बहुत सारी चीजें खरीद पाते, लेकिन लिमिटेड मनी में हमें वही चीजें चुननी पड़ती हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। अलादीन के पास मैजिक लैम्प थी, इसलिए उसकी वांट्स तुरंत पूरी हो जाती थी। रियल लाइफ में हमारे पास ऐसा मैजिक लैम्प नहीं होता, इसलिए एक चॉइस करनी पड़ती है। अगर तुम्हारे पास लिमिटेड पॉकेट मनी है और तुम्हें बुक, स्नैक और मूवी टिकट तीनों चाहिए, तो तुम क्या चुनोगे? तुम्हारा एग्जैक्ट चॉइस अलग हो सकता है, लेकिन इकोनॉमिक प्रॉब्लम सबके लिए वही है, लिमिटेड रिसोर्स को कॉम्पीटिंग वांट्स में एलोकेट करना। स्कैर्सिटी का मतलब ये नहीं कि कोई वस्तु बिल्कुल मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि अवेलेबल क्वांटिटी हमारी वांट्स के मुकाबले इनसफिशिएंट है। डेली लाइफ में स्कैर्सिटी के एग्जाम्पल्स चैप्टर में
रेलवे बुकिंग काउंटर्स की लॉन्ग क्यूज, क्राउडेड बसेस और ट्रेन्स, एसेंशियल कमोडिटीज की शॉर्टेज और न्यू फिल्म का टिकट पाने की रश के रूप में दिए गए हैं। इन सभी में लोग किसी लिमिटेड अवेलेबल थिंग या सर्विस के लिए compete कर रहे हैं। अब इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन, स्केर्सिटी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की रूट है। अगर रिसोर्सेज और गुड्स अनलिमिटेड होते तो चॉइस की ज़रूरत नहीं पड़ती और इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी नहीं होती। इसलिए स्केर्सिटी से चॉइस और चॉइस से इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग जुड़ती है। ये रिलेशनशिप एग्जाम में एक्सप्लेन करने को आ सकती है। एक सेकंड पॉज करके सोचो, अगर किसी दुकान में किसी वस्तु की सप्लाई बहुत है लेकिन तुम्हारे पास उसे खरीदने के लिए मनी लिमिटेड है, तो स्केर्सिटी कहाँ दिख रही है? वस्तु में या तुम्हारे रिसोर्स में? अपना आंसर पहले बनाओ। यहाँ स्केर्सिटी तुम्हारे अवेलेबल मनी में दिख सकती है। चैप्टर का ब्रॉड आइडिया यही है कि वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने वाले रिसोर्सेज सीमित हैं। अलग सिचुएशंस में लिमिटेड रिसोर्स मनी हो सकता है और प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, वाटर या फर्टिलाइजर जैसे रिसोर्स आइडेंटिफाई करना आंसर को मजबूत बनाता है। अब दूसरा की फ्रेज है ऑल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेज केवल लिमिटेड नहीं होते, बल्कि उनका उपयोग एक से अधिक पर्पसेस में हो सकता है। इसलिए प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं कि रिसोर्स कम है, प्रॉब्लम ये भी है कि उसी रिसोर्स से कौन सी कमोडिटी प्रोड्यूस की जाए। एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल लेते हैं। लैंड, लेबर, वाटर और फर्टिलाइजर दिए हुए रिसोर्सेज हैं। इन्हीं रिसोर्सेज का उपयोग फूड क्रॉप्स के लिए हो सकता है और नॉन फूड क्रॉप्स जैसे रबर, कॉटन या जूट के लिए भी। जब एक यूज चुनते हैं तो दूसरे यूज के बीच चॉइस करनी पड़ती है। तो क्या ऑल्टरनेटिव यूज का मतलब है कि रिसोर्स बेकार है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि रिसोर्स वैल्यूएबल है और अलग-अलग आउटपुट्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी वजह से प्रोड्यूसर को डिसाइड करना पड़ता है कि अवेलेबल रिसोर्सेज से कौन सी कमोडिटी बनानी है। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं। अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, स्केर्सिटी और ऑल्टरनेटिव यूजेस। इन्हें एक चेन की तरह याद रखो। लिमिटेड रिसोर्सेज और ऑल्टरनेटिव यूजेस चॉइस को जन्म देते हैं और चॉइस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को। ये केवल डेफिनेशन नहीं, चैप्टर का लॉजिक है। अब रूल्स को व्यवस्थित करते हैं। जब तुम गुड्स खरीदते हो, कंज्यूमर। जब शॉपकीपर प्रॉफिट के लिए गुड्स बेचता है, सेलर। जब फार्मर गुड्स प्रोड्यूस करता है या डॉक्टर और टैक्सी ड्राइवर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, प्रोड्यूसर। एक ही व्यक्ति अलग सिचुएशंस में अलग इकोनॉमिक रोल्स निभा सकता है। प्रोड्यूसर केवल फैक्ट्री गुड्स बनाने वाला व्यक्ति नहीं है। चैप्टर में फार्मर, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और सर्विसेज देने वाले डॉक्टर, पोर्टर, टैक्सी ड्राइवर या गुड्स ट्रांसपोर्टर को भी प्रोड्यूसर के एग्जाम्पल्स के रूप में समझाया गया है। इसलिए प्रोडक्शन में गुड्स के साथ सर्विसेज भी शामिल हैं। अब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर। अगर तुम किसी के लिए काम करते हो और वेज या सैलरी पाते हो, तो एम्प्लॉय। अगर तुम किसी व्यक्ति को काम देते हो और उसे वेज देते हो, तो एम्प्लॉयर। दोनों इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़े हैं, लेकिन रोल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। इन रोल से जुड़ी एक्टिविटीज को गेनफुली एम्प्लॉयड इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है, जब उनका उद्देश्य मॉनेटरी गेन हो। एग्जाम में इकोनॉमिक एक्टिविटीज की पहचान करते समय मॉनेटरी गेन का पॉइंट जरूर देखना। केवल कोई एक्टिविटी करना और मॉनेटरी गेन के लिए एक्टिविटी करना एक ही बात नहीं है। चलो क्विक क्लासिफिकेशन करते हैं। एक फार्मर क्रॉप्स उगाता है, एक शॉपकीपर गुड्स बेचता है, एक कस्टमर गुड्स खरीदता है और एक वर्कर सैलरी पाता है। इनके रोल्स क्रम से क्या होंगे? सोचकर बोलो, क्योंकि सीक्वेंस याद रखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीजनिंग। फार्मर प्रोड्यूसर, शॉपकीपर सेलर, कस्टमर कंज्यूमर और सैलरी पाने वाला वर्कर एम्प्लॉय। ध्यान दो, शॉपकीपर गुड्स बेचता भी हो सकता है और किसी को एम्प्लॉय भी कर सकता है। इसलिए रोल एक्टिविटी के हिसाब से आइडेंटिफाई करनी है, व्यक्ति के परमानेंट लेबल से नहीं। एक यूजफुल सेल्फ चेक। अपने घर के मेंबर्स की एक्टिविटीज लिस्ट करो। कौन गुड्स खरीदता है, कौन सर्विस प्रोवाइड करता है, कौन किसी के लिए काम करता है और कौन किसी को एम्प्लॉय करता है। फिर पूछो, इनमें मॉनेटरी गेन वाली एक्टिविटीज कौन सी हैं? ये चैप्टर एक्टिविटी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करेगी। एक क्लैरिफिकेशन और, कंज्यूमर होना केवल अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदने तक सीमित नहीं है।
फैमिली की नीड्स के लिए या किसी को गिफ्ट देने के लिए गुड्स खरीदना भी कंज्यूमर एक्टिविटी के एग्जाम्पल में आता है। ये डिटेल शॉर्ट आंसर में यूजफुल हो सकती है। अब हम इकोनॉमिक्स की 3 कन्वेंशनल डिविजन्स में एंटर कर रहे हैं, कंजम्पशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। इन्हें 3 अलग अलग बॉक्सेस की तरह नहीं, बल्कि एक कनेक्टेड इकोनॉमिक प्रोसेस की तरह देखो। पहले गुड्स और सर्विसेज की जरूरत और चॉइस, फिर उनका प्रोडक्शन और फिर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन। कंजम्पशन का स्टडी यह देखता है कि कंज्यूमर अपने इनकम और गुड्स की प्राइसेस को जानते हुए क्या खरीदे। कंज्यूमर के सामने ऑल्टरनेटिव गुड्स होते हैं, इसलिए इनकम और प्राइसेस उसकी चॉइस को इन्फ्लुएंस करते हैं। डेफिनेशन में कंज्यूमर, इनकम, प्राइसेस और चॉइस चारों एलिमेंट्स लिखना अच्छा आंसर फ्रेम है। मान लो किसी फैमिली की इनकम फिक्स्ड है और गुड्स की प्राइसेस अलग अलग हैं। फैमिली को तय करना होगा कि कौन सी नीड्स पहले सेटिस्फाई करनी है और अवेलेबल इनकम से कितना खरीदना है। यही कंजम्पशन डिसीजन है। यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं, बल्कि डिसीजन मेकिंग का इकोनॉमिक रीजनिंग इम्पॉर्टेंट है। प्रोडक्शन का स्टडी ये देखता है कि प्रोड्यूसर मार्केट के लिए क्या प्रोड्यूस करे और कैसे प्रोड्यूस करे। प्रोड्यूसर रिसोर्सेस, मार्केट डिमांड और अवेलेबल चॉइसेस के बीच डिसीजन लेता है। एग्जाम में कंजम्पशन और प्रोडक्शन कंपेयर करते समय कंज्यूमर के व्हाट टू बाय और प्रोड्यूसर के व्हाट एंड हाउ टू प्रोड्यूस को अलग लिखना। डिस्ट्रीब्यूशन तीसरी डिवीजन है। कंट्री में प्रोड्यूस्ड आउटपुट से अराइजिंग टोटल इनकम, जिसे नेशनल इनकम या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी कहा गया है, अलग अलग लोगों के बीच वेजेस, सैलरीज, प्रॉफिट्स और इंटरेस्ट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट होती है। यही इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का सब्जेक्ट मैटर है। यहाँ एक कॉमन कंफ्यूजन है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब गुड्स को शॉप्स तक पहुंचाना नहीं है। इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में डिस्ट्रीब्यूशन नेशनल इनकम को वेजेस, सैलरीज, प्रॉफिट्स और इंटरेस्ट के रूप में बांटने का स्टडी है। ये डिस्टिंक्शन आंसर में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो 3 पार्ट रिकॉल। कंज्यूमर क्या डिसाइड करता है, प्रोड्यूसर क्या डिसाइड करता है और डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज से रिलेटेड है। 1 सेकंड रुककर तीनों आंसर्स अपने शब्दों में बोलो। Consumer decides what to buy given income, prices, or alternative goods. Producer decides what and how to produce for the market. Distribution national income या जीडीपी से राइजिंग इनकम को वेजेस, सैलरीज, प्रॉफिट्स और इंटरेस्ट के रूप में एलोकेट करने से रिलेटेड है। अब तक हम चैप्टर के सेंट्रल मैप तक पहुंच गए हैं। अगर क्वेश्चन आए इकोनॉमिक्स किन 3 पार्ट्स में डिस्कस की जाती है, तो सीधे कंजम्पशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन लिखो। फिर हर पार्ट की 1 लाइन एक्सप्लेनेशन दो। सिर्फ 3 टर्म्स लिखकर रुकना इनकम्प्लीट आंसर हो सकता है। मॉडर्न इकोनॉमिक्स केवल कन्वेंशनल डिविजन्स तक सीमित नहीं रहती। सोसाइटी में पॉवर्टी, इनकम डिस्पैरिटी, एजुकेशन और जॉब अपॉर्चुनिटीज जैसे क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। हमें जानना होता है कि कितने लोग पुअर हैं, इनकम्स कितनी अनइक्वल हैं और एजुकेशन अर्निंग अपॉर्चुनिटीज से कैसे रिलेटेड हो सकती है। यहाँ नंबर्स क्यों जरूरी है? क्योंकि केवल ये कहना कि सोसाइटी में पॉवर्टी है हमें प्रॉब्लम की एक्सटेंट नहीं बताता। कितने हाउस होल्ड्स अफेक्टेड हैं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, या एजुकेशन और जॉब अपॉर्चुनिटीज में क्या संबंध है। इन क्वेश्चंस के लिए रिलायबल फैक्ट्स चाहिए। पॉलिसी एक्शन से पहले फैक्ट्स चाहिए। अगर पॉवर्टी या ग्रॉस डिस्पैरिटी कम करनी है तो गवर्नमेंट को प्रॉब्लम का साइज और कॉज समझने होंगे। स्टैटिस्टिक्स ऐसे फैक्ट्स कलेक्ट और ऑर्गेनाइज करने में मदद करती है। इसलिए इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स का कनेक्शन केवल क्लासरूम थ्योरी नहीं, डिसीजन मेकिंग की जरूरत है। चैप्टर एनवायरमेंटल डिजास्टर्स का भी मेंशन करता है। ऐसे डिजास्टर्स ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ को बहुत प्रभावित कर सकते हैं। इकोनॉमिस्ट उनके कॉस्ट और इम्पैक्ट को सिस्टमैटिकली समझना चाहें तो फैक्ट्स कलेक्ट करके एनालाइज करने होंगे। बिना ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स के इम्पैक्ट का प्रॉपर असेसमेंट कठिन होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडर्न इकोनॉमिक्स का आंसर लिखते समय पॉवर्टी, डिस्पैरिटी, अर्निंग अपॉर्चुनिटीज और डिजास्टर्स जैसे इश्यूज मेंशन किए जा सकते हैं, लेकिन हर पॉइंट को स्टैटिस्टिक्स की नीड से जोड़ो। स्ट्रक्चर रखो, इशू, फैक्ट्स की जरूरत, एनालिसिस और अप्रोप्रिएट एक्शन या पॉलिसी। एक सोचने वाला सवाल, अगर सोसाइटी में इनकम डिस्पैरिटी है तो क्या सिर्फ ये देखकर कि कुछ लोग रिच हैं और कुछ पुअर हैं कंप्लीट इकोनॉमिक एनालिसिस हो जाएगा, या हमें न्यूमेरिकल फैक्ट्स भी चाहिए? अपना आंसर 2 लाइंस में बनाओ।
न्यूमेरिकल और सिस्टमैटिकली कलेक्टेड फैक्ट्स चाहिए क्योंकि वे एक्सटेंट, कंपैरिजन और पॉसिबल कॉजेज को समझने में मदद करते हैं। एनालिसिस के बाद पॉलिसीज फॉर्मुलेट की जा सकती हैं। फैक्ट्स खुद पॉलिसी नहीं है, लेकिन अप्रोप्रिएट पॉलिसी बनाने के लिए फैक्ट्स का होना एसेंशियल है। अब तक सेकंड मेजर ब्लॉक भी क्लियर है। इकोनॉमिक्स डेली चॉइसेस से शुरू होती है, स्कैर्सिटी के कारण डिसीजंस बनते हैं, और मॉडर्न इकोनॉमिक्स सोशल प्रॉब्लम्स को भी स्टडी करती है। इन प्रॉब्लम्स को समझने के लिए रिलायबल इकोनॉमिक डेटा चाहिए। अब इसी डेटा और स्टैटिस्टिक्स की तरफ बढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स को चैप्टर सेलेक्टेड फैक्ट्स से जुड़े नंबर्स के सिस्टमैटिक स्टडी के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक फैक्ट्स को इकोनॉमिक डेटा भी कहा जाता है। डेटा कलेक्ट करने का पर्पस केवल नंबर्स जमा करना नहीं, बल्कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझना और उसके पीछे के कॉजेज एक्सप्लेन करना है। अगर पॉवर्टी की हार्डशिप समझनी है तो उसके पॉसिबल फैक्टर्स जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, लो प्रोडक्टिविटी और बैकवर्ड टेक्नोलॉजी को एग्जामिन करना होगा। डेटा इन फैक्टर्स को देखने का आधार देता है। फिर एनालिसिस से हमें प्रॉब्लम की नेचर समझ आती है और पॉलिसी मेजर्स पर विचार किया जा सकता है। इसलिए रिलेशनशिप याद रखो। इकोनॉमिक प्रॉब्लम के लिए डेटा, डेटा से एनालिसिस, एनालिसिस से कॉजेज की अंडरस्टैंडिंग और कॉजेज के आधार पर पॉलिसीज। यदि डेटा नहीं होगा तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का प्रॉपर एनालिसिस नहीं हो पाएगा और एनालिसिस के बिना सूटेबल पॉलिसी फॉर्मुलेट करना कठिन होगा। यहाँ एडजी का एक नेचुरल स्टडी यूज है। अगर तुम्हें एग्जैक्ट डाउट हो कि डेटा एनालिसिस और पॉलिसी का कनेक्शन आंसर में कैसे लिखना है, तो एडजी को पर्सनल एआई ट्यूटर की तरह क्वेश्चन पूछ सकते हो। वह तुम्हें सीधे आंसर देने के बजाय स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग से फ्रेम बनाने में मदद कर सकता है। अब स्टैटिस्टिक्स की फॉर्मल डेफिनेशन पर आते हैं। स्टैटिस्टिक्स कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा से डील करती है। ये मैथमेटिक्स की ब्रांच है और अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, फिजिक्स, फाइनेंस, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी जैसे डिसिप्लिन्स में भी इस्तेमाल होती है। इस डेफिनेशन में 4 वर्ब्स याद रखो: कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और प्रेजेंटेशन। कलेक्शन यानी डेटा इकट्ठा करना, एनालिसिस यानी उसे एग्जामिन करना, इंटरप्रिटेशन यानी मीनिंग समझना, प्रेजेंटेशन यानी इंफॉर्मेशन को क्लियर फॉर्म में दिखाना। केवल कलेक्शन को स्टैटिस्टिक्स समझना इनकम्प्लीट होगा। इकोनॉमिक्स डेटा अक्सर क्वांटिटेटिव होता है, यानी जिसे नंबर्स में एक्सप्रेस किया जा सके। चैप्टर राइस प्रोडक्शन में समय के साथ चेंज का न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रोडक्शन का स्टेटमेंट मेजरेबल क्वांटिटी के रूप में दिया गया है, इसलिए वह क्वांटिटेटिव डेटा का एग्जाम्पल है। लेकिन इकोनॉमिक्स केवल क्वांटिटेटिव डेटा यूज नहीं करती। क्वालिटेटिव डेटा एट्रीब्यूट्स डिस्क्राइब करता है जिन्हें हमेशा न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता। जेंडर इसका एग्जाम्पल है। बेटर, वर्स, सिक, हेल्दी, अनस्किल्ड, स्किल्ड और हाईली स्किल्ड जैसी कैटेगरीज भी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस कर सकती हैं। एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि स्टैटिस्टिक्स केवल क्वांटिटेटिव डेटा डील करती है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन भी सिस्टमैटिकली कलेक्ट और स्टोर की जाती है। एग्जाम में इस पॉइंट पर क्वालिटेटिव डेटा का एग्जाम्पल देना मत भूलना, वरना एक्सप्लेनेशन अधूरा रह सकता है। अब तुम्हारी टर्न। इनकम अर्न्ड और मार्क्स इन अ सब्जेक्ट किस तरह का डेटा है? ब्यूटी, इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू सिंक और लर्निंग स्किल्स में कौन से एग्जाम्पल्स क्वालिटेटिव हो सकते हैं? हर आइटम को देखकर पूछो, क्या इसे डायरेक्ट न्यूमेरिकल अमाउंट में एक्सप्रेस किया गया है या एट्रीब्यूट के रूप में डिस्क्राइब किया गया है? इनकम अर्न्ड और मार्क्स न्यूमेरिकल फॉर्म में दिए जा सकते हैं, इसलिए क्वांटिटेटिव डेटा के एग्जाम्पल्स हैं। ब्यूटी, इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू सिंग और लर्निंग स्किल्स एट्रीब्यूट्स के रूप में डिस्क्राइब हो सकते हैं, इसलिए क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड कर सकती है, इसलिए वर्डिंग केयरफुली पढ़ना। अब स्टैटिस्टिक्स प्रैक्टिकली करती क्या है? चैप्टर के अनुसार डेटा कलेक्ट करने के बाद उसे टैबुलर, डायग्रामेटिक और ग्राफिक फॉर्म्स में प्रेजेंट किया जा सकता है। फिर डेटा को मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन जैसे न्यूमेरिकल इंडाइसेस से समराइज किया जाता है। बाद में एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन होते हैं।
इस सीक्वेंस को प्रोसेस की तरह देखो। कलेक्ट, प्रेजेंट, समराइज, एनालाइज और इंटरप्रेट। अभी इस चैप्टर में इन न्यूमेरिकल मेजर्स की कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, बस उनकी रोल समझ रहे हैं। मीन या एवरेज जैसे मेजर्स मास डेटा को एक अंडरस्टैंडेबल समरी में बदलने में मदद करते हैं। इतने सारे लोगों की इनकम्स अलग अलग याद रखना मुश्किल होगा, लेकिन एक समरी फिगर जैसे एवरेज इनकम पूरे डेटा की ब्रॉड पिक्चर दे सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि एवरेज हर व्यक्ति की एग्जैक्ट इनकम बताता है। ये मास डेटा को कंसाइज और मीनिंगफुल बनाने का तरीका है। स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक फैक्ट्स को प्रिसाइज और डेफिनेट फॉर्म में भी प्रेजेंट करती है। हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड कहना वेग है, जबकि प्रिसाइज फिगर देना अधिक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देता है। एग्जाम आंसर में यह लिख सकते हो कि स्टैटिस्टिकल एक्सप्रेशन वेग स्टेटमेंट्स की तुलना में फैक्ट्स को अधिक एग्जैक्ट और कन्विंसिंग बनाती है। लेकिन प्रिसाइज नंबर अपने आप कंप्लीट ट्रूथ नहीं बन जाता। नंबर का कॉन्टेक्स्ट, कलेक्शन और इंटरप्रिटेशन भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए स्टैटिस्टिक्स फैक्ट्स को क्लियर बनाती है। पर हमें ये भी देखना चाहिए कि फैक्ट किस क्वेश्चन के लिए कलेक्ट किया गया और उसका मीनिंग क्या है। स्टैटिस्टिक्स अलग अलग इकोनॉमिक फैक्टर्स के बीच रिलेशनशिप्स फाइंड करने में भी मदद करती है। चैप्टर क्वेश्चंस उठाता है, प्राइस बढ़े या घटे तो डिमांड पर क्या असर हो सकता है, प्राइस चेंज से सप्लाई प्रभावित होती है या नहीं, और एवरेज इनकम बढ़ने पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या चेंज हो सकता है। ध्यान रहे, चैप्टर यह नहीं कहता कि हर रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाती है। स्टैटिस्टिकल मेथड से यह वेरीफाई किया जा सकता है कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है या नहीं। इकोनॉमिस्ट कोई असम्पशन बनाकर उसे डेटा और टेक्निक से टेस्ट भी कर सकता है। स्टैटिस्टिक्स प्रिडिक्शन में भी यूजफुल है। आज का इन्वेस्टमेंट फ्यूचर नेशनल इनकम को कैसे अफेक्ट कर सकता है, या पास्ट कंजम्पशन डेटा के आधार पर फ्यूचर कंजम्पशन क्या हो सकती है। ऐसे क्वेश्चंस में स्टैटिस्टिकल मेथड्स काम आती है। प्रिडिक्शन गेसवर्क से अलग है, क्योंकि वह अवेलेबल डेटा पर आधारित हो सकती है। इकोनॉमिक प्लानिंग का एग्जाम्पल लो। अगर प्लानर को फ्यूचर ईयर के लिए प्रोडक्शन प्लान बनाना है तो एक्सपेक्टेड कंजम्पशन जानना यूजफुल होगा। पास्ट ईयर्स या रीसेंट सर्वेज की कंजम्पशन डेटा से फ्यूचर ट्रेंड का एस्टिमेट किया जा सकता है। इससे प्रोडक्शन प्लानिंग अधिक इन्फॉर्म्ड हो सकती है। अब एक एक्टिव रिकॉल चैलेंज। स्टैटिस्टिक्स की कम से कम 4 फंक्शंस बताओ। डेटा के साथ क्या करती है, इकोनॉमिक फैक्ट्स को कैसे प्रेजेंट करती है, मास डेटा को कैसे समराइज करती है, रिलेशनशिप्स और फ्यूचर ट्रेंड्स में कैसे मदद करती है। 10 सेकेंड्स में कीवर्ड्स बोलने की कोशिश करो। पॉसिबल आंसर है स्टैटिस्टिक्स डेटा कलेक्ट, प्रेजेंट, समराइज, एनालाइज और इंटरप्रेट करती है। यह फैक्ट्स को प्रिसाइज बनाती है, इकोनॉमिक फैक्टर्स के रिलेशनशिप्स वेरीफाई करने में मदद करती है, फ्यूचर ट्रेंड्स प्रिडिक्ट करने में सपोर्ट देती है और पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने में यूजफुल होती है। कीवर्ड्स को आंसर में लॉजिकली कनेक्ट करना। अब हम फाइनल सेक्शन में एंटर कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी है। स्टैटिस्टिकल मेथड्स कॉमन सेंस का सब्स्टिट्यूट नहीं है। चैप्टर का रिवर और एवरेज वाला एग्जाम्पल इसी बात को ह्यूमर के साथ समझाता है। एवरेज डेप्थ और एवरेज हाइट देखकर फैमिली ने इंडिविजुअल सेफ्टी को इग्नोर कर दिया। स्टोरी में फादर ने फैमिली की एवरेज हाइट को रिवर की एवरेज डेप्थ से कंपेयर किया और कंक्लूड कर लिया कि वे सेफली क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन चिल्ड्रन की एक्चुअल हाइट और रिवर की अलग अलग जगहों की डेप्थ कंसिडर नहीं की गई। इसलिए प्रॉब्लम एवरेज कैलकुलेट करने में नहीं, एवरेज का मिसयूज करने में थी। एग्जाम में कमेंट लिखते समय साफ कंक्लूजन दो। स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूजफुल हैं, लेकिन उनका सेंसिबल इंटरप्रिटेशन और कॉमन सेंस जरूरी है। एन एवरेज मास डेटा की समरी देता है, हर इंडिविजुअल सिचुएशन की गारंटी नहीं। ये लिमिटेशन स्टैटिस्टिक्स को रिजेक्ट नहीं करती, ये रिस्पॉन्सिबल यूज सिखाती है। चलो होल चैप्टर का मेंटल मैप बनाते हैं। इकोनॉमिक्स डेली इकोनॉमिक एक्टिविटीज और चॉइसेस का स्टडी है। स्केर्सिटी इसलिए है क्योंकि वांट्स अनलिमिटेड और रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस चॉइस क्रिएट करते हैं। फिर इकोनॉमिक्स कंजम्पशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करती है। कंजम्पशन में कंज्यूमर इनकम और प्राइसेस को देखते हुए व्हाट टू बाय तय करता है। प्रोडक्शन में प्रोड्यूसर मार्केट के लिए व्हाट एंड हाउ टू प्रोड्यूस डिसाइड करता है। डिस्ट्रीब्यूशन में नेशनल इनकम या जीडीपी से अराइजिंग इनकम
वेजेस, सैलरीज, प्रॉफिट्स और इंटरेस्ट के रूप में एलोकेट होती है। स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक डेटा को कलेक्ट, प्रेजेंट, समराइज, एनालाइज और इंटरप्रेट करती है। क्वांटिटेटिव डेटा नंबर्स में एक्सप्रेस हो सकता है, जबकि क्वालिटेटिव डेटा एट्रीब्यूट्स डिस्क्राइब करता है। स्टैटिस्टिक्स रिलेशनशिप्स वेरीफाई करने, फ्यूचर ट्रेंड्स प्रेडिक्ट करने और इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने में मदद करती है। कॉमन एग्जाम मिस्टेक नंबर 1, स्केर्सिटी को एब्सोल्यूट एब्सेंस समझना। करेक्ट आइडिया है लिमिटेड अवेलेबिलिटी इन रिलेशन टू अनलिमिटेड वांट्स। मिस्टेक नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूशन को गुड्स ट्रांसपोर्ट समझना। इस चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूशन नेशनल इनकम का एलोकेशन है। मिस्टेक नंबर 3, स्टैटिस्टिक्स ओनली क्वांटिटेटिव डेटा डील करती है, जो गलत है। एक और कॉमन मिस्टेक ये लिख देना कि स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर देती है। बेटर वर्डिंग है, स्टैटिस्टिक्स प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने, कॉजेस समझने और सूटेबल पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने में मदद करती है। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और आउटकम अलग स्टेप्स हैं। आंसर में इस डिफरेंस को मेंटेन करना। अब फाइनल चैलेंज, बिना नोट्स देखे 4 लाइंस बोलो। स्केर्सिटी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की रूट क्यों है, कंजम्पशन और प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन किसे रेफर करती है, और स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स के लिए इंडिस्पेंसिबल क्यों है। अगर चाहो तो अपने आंसर को एडजी के साथ एक्टिव रिकॉल या रिविजन चैलेंज की तरह चेक कर सकते हो। हमारा कंसाइज आंसर होगा, वांट्स अनलिमिटेड हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड और ऑल्टरनेटिव यूजेस वाले हैं, इसलिए चॉइस और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। कंजम्पशन कंज्यूमर चॉइस है, प्रोडक्शन प्रोड्यूसर चॉइस है और डिस्ट्रीब्यूशन नेशनल इनकम का वेजेस, सैलरीज, प्रॉफिट्स और इंटरेस्ट के रूप में एलोकेशन है। स्टैटिस्टिक्स डेटा से एनालिसिस, रिलेशनशिप्स, प्रेडिक्शन और पॉलिसीज में मदद करती है। आज का कॉन्क्रीट नेक्स्ट स्टेप ये रखो, नोटबुक में 2 कॉलम्स बनाओ। पहले में चैप्टर के 5 कीवर्ड्स लिखो, जैसे स्कैर्सिटी, ऑल्टरनेटिव यूजेस, कंजम्पशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरे में हर कीवर्ड की अपनी 1 लाइन एक्सप्लेनेशन लिखो। फिर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा के 2-2 एग्जाम्पल्स जोड़ो। इससे तुम्हारा रिकॉल मजबूत होगा। और कॉमन मिस्टेक याद रखना, एवरेज या कोई भी स्टैटिस्टिकल मेजर ब्लाइंडली यूज नहीं करना। डेटा का कॉन्टेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन और कॉमन सेंस साथ चाहिए। तुमने आज इकोनॉमिक्स को नंबर्स से आगे डेली चॉइसेस और सोसाइटी की रियल प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ देखा। बहुत अच्छा काम किया। अब इस चैप्टर को किसी फ्रेंड को सिखाकर अपना मास्टरी चेक करना। याद रखो, इंट्रोडक्शन का कोर मैसेज सिंपल है, लिमिटेड रिसोर्सेज हमें चॉइसेस करने पर मजबूर करते हैं और स्टैटिस्टिक्स उन चॉइसेस तथा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को फैक्ट्स के साथ समझने में मदद करती है। आज के रिकैप को दोबारा सुनो, अपने आंसर्स बोलकर चेक करो और जहां डाउट हो वहां एडजी से स्टेप बाय स्टेप पूछो। मैं गौरव और स्वाति के साथ आपसे अगली रिवीजन में मिलूंगा। पढ़ते रहो, समझते रहो और अपने क्वेश्चंस पूछने से कभी मत झिझको।